हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत आपका हमारे चैनल स्काईलाइन स्टडी में। तो आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा 12th क्लास के लिए रहेगा और 12th क्लास में हम बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट 4 यूनिट है आपकी वो सारी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी देखेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे। तो लगभग जो आपका हाफ पोर्शन है फिजिक्स का 12th क्लास का वो इलेक्ट्रिसिटी पर भी ही बेस है। तो हम शुरुआत करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इलेक्ट्रिसिटी देखो अपने आप में एक मज़ेदार टॉपिक है। शायद आपको पता हो या ना पता हो कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो आप चल नहीं सकते, आप देख नहीं सकते, रेनबो नहीं बन सकता, कोई भी केमिकल इक्वेशन नहीं हो सकती विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के। मतलब पूरी केमिस्ट्री फ्लॉप है अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। इसके बाद जैसे कि आपने अपने घर में देखा होगा कि आपके जो इलेक्ट्रिक हाउस होल्ड आइटम्स है जैसे फैन है, फ्रिज है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी की ही एप्लीकेशन पर बेस्ड हैं। और यहाँ तक कि आप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के सोच भी नहीं सकते। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो हम पढ़ेंगे शुरुआत से इसको। तो जो फर्स्ट यूनिट है अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें हम बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी की वैसे तो शुरुआत 600 BC के अराउंड ग्रीक जो कंट्री है उधर हो गई थी। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, थेल्स, नाम भी सुना होगा आपने। तो उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन के दौरान ये पाया कि वहाँ पर एक मटेरियल है जैसे कि उसको एम्बर बोलते थे। जब उसको हम रब करके सिल्क या किसी भी सिल्क या वूल के साथ में, तो वो जो लाइट ऑब्जेक्ट है जैसे आपका पेपर पीसीज हो गए या पेड़ की जो सूखी हुई पत्तियां हैं वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था उन चीज़ों को। तो शुरुआत तो यहाँ से हो गई है। तो अब बेसिकली हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या पढ़ेंगे, चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। और चार्ज भी कैसा स्टडी करेंगे, स्टैटिक चार्ज स्टडी करेंगे। अगर डायनेमिक्स चार्ज स्टडी करेंगे तो उसको हम करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। स्टैटिक चार्ज का मतलब आपको पता ही होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्टैटिक अवस्था में कब होता है, जब वो कोई मूव ना करे या टाइम के रिस्पेक्ट उसके अंदर कोई चेंजेस ना हो, उसको हम स्टैटिक बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है कि आपको स्टडी करना है स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज और उसके कारण जो भी फील्ड्स बन रहे हैं। जैसे आपने +1 क्लास में ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था, तो इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण भी एक फील्ड बनता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो उसके कारण जो फील्ड बना है, पोटेंशियल बना है, फोर्सेज बनेंगे, उसकी स्टडी करना ही क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की हम डेफिनेशन लिखे तो क्या होगी, इट इज branch of physics which study about static charge, static electric charge and forces, fields and potentials due to static charge। तो स्टैटिक चार्ज के बारे में स्टडी करना आपको क्या कहलाता है, वो ब्रांच, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। तो जब शुरुआत हुई थी इलेक्ट्रिसिटी की तो रबिंग से ही पता चला था हमको कि भाई एक चीज़ को दूसरी चीज़ पर हम रब करते हैं तो वो एक अदर टाइप ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि अपने उसके जैसे थेल्स के बाद में भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस पर काम किया है। जैसे माइकल फैराडे है, मिलीगन है, बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट है इलेक्ट्रिसिटी को स्टडी करने के लिए। तो जैसे कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे आपकी बुक में। जैसे आप एक ग्लास की रोड लीजिए और उसको सिल्क के साथ रब करते हैं हम जब उसको, तो रब करने के बाद में आपकी ग्लास रोड जो लाइट पेपर पीसीज है उनको अट्रैक्ट करता है।
और उसी तरीके से जो सिल्क का पीस है आपका, वो भी लाइट पेपर पीसीज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। आपने क्या किया कि आपके पास दो रोड है, दो सिल्क पेपर है, सॉरी सिल्क क्लॉथ के पीसीज हैं, सिल्क पीसीज हैं, आपने दोनों को रब किया एक एक के साथ में, तो आप ये देखेंगे कि ग्लास रोड और ग्लास रोड एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, और जो सिल्क पीस है और सिल्क पीस है वो भी एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो हमारे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, इसको आप इसको घर पे भी कर सकते हैं। बैलून ले, एक बैलून तो आप जानते ही हैं, बैलून लिया, उसमें एयर भरी और उसको अपने कपड़े के साथ रब करना, और रब करने के बाद में उसको एक किसी भी, जैसे ये बोर्ड का प्लेन है, इस पर चिपका के देखना, या एक वॉल है उस पर चिपका के देखना, आप देखेंगे कि वो उस पर चिपक जाएगा। तो इधर से अपनी स्टडी मतलब थोड़ा सा सोचने की बात ये है कि हमने +1 क्लास में एक चीज़ पढ़ी थी कि एक फोर्स पढ़ा था हमने, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कहता है कि दो मास है आपके पास और उनके बीच में डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में जो ये फोर्स रहेगा ये इतना रहेगा, पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यही तो रिजल्ट था उसका कि दो मासेज है तो उनके बीच में हमेशा अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और कितना फोर्स लगेगा वो उस फॉर्मूले से हम बता सकते हैं। अब सोच के देखो कि मैंने एक बैलून अपनी शर्ट के साथ रब किया और दीवार पर चिपका दिया, ठीक है। तो अपने माइंड में क्या था कि जैसे बैलून के पास भी मास है, इस दीवार के पास भी मास है और अर्थ के पास भी मास है। अब मैंने क्या किया, ये मार्कर है आपके पास, मार्कर को मैं अगर छोड़ूंगा तो किस तरफ जाएगा, ये अर्थ की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा है और इसका जो मास है कम है मार्कर का, तो अर्थ इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। सेम है, तो बैलून का मास देखो आप और अर्थ का मास देखो। अगर मैं बैलून को हवा में छोड़ता तो वो नीचे आता, अगर मान लो स्पेस है तो वो नीचे आ जाता। लेकिन मैंने क्या देखा कि मैंने रब करने के बाद वो एक प्लेन पर या एक वॉल पर चिपका दिया। इसका मतलब देखो, क्या बैलून और वॉल के बीच में ग्रेविटेशनल मास ग्रेविटेशनल फोर्स है? आंसर है, ठीक है। क्या बैलून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है? आंसर है। आप सोच के चिंतन करो इस बात पर, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स किस किस के बीच में है? दो पेयर बनाए आपने, वॉल और बैलून का और बैलून और अर्थ का, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि मास वॉल का ज़्यादा है या अर्थ का ज़्यादा है? अर्थ का ज़्यादा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बैलून एंड अर्थ इज मोर देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन बैलून एंड वॉल। सिंपल सी बात है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बैलून और अर्थ के बीच में ज़्यादा है तो वो जो चिपका हुआ बैलून है वो अर्थ की तरफ आ जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन वो नहीं आता। तो इधर से ही हमको ये पता चलता है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स से अलग भी एक फोर्स है, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा है, कि वॉल और बैलून के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स इतना नहीं है जितना बैलून और अर्थ के बीच में है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ चिपका हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई दूसरी चीज भी है। तो वो ही जो फोर्स है ना, वो ही इलेक्ट्रिक फोर्स है। और इलेक्ट्रिक फोर्स +1 क्लास में एक आपने डाटा पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज स्ट्रोंगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसमें एक फिगर भी था 10⁻36 और 37 टाइम्स मोर था आपका ग्रेविटेशनल फोर्स से इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इधर से ही अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स किसकी वजह से था। ग्रेविटेशनल फोर्स का जो काज था वो क्या था कि m1 और m2 मतलब दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए और उनके पास मास भी होना चाहिए। जैसे इस तरीके से समझते हैं हम कि आपके पास एक लाइट की रे है और एक वॉल है। क्या लाइट की रे और वॉल के बीच में कोई फोर्स लगेगा? आंसर है नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि लाइट के पास तो क्या है, मास नहीं है। तो इसका मतलब लाइट, रे ऑफ लाइट और वॉल के बीच या अर्थ के बीच, किसी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग सकता क्योंकि मास नहीं है। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स लगने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के पास मास कंपलसरी है। तो मास इज बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर टू एक्सर्ट और एक्सपीरियंस ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिक चार्ज, देखो अब इसी चीज को, बैलून के पास क्या आ गया, बैलून के पास कुछ एक स्ट्रेंथ आ गई जिसकी वजह से वो दीवार पर चिपक गया। उसी स्ट्रेंथ को हम बोलते हैं कि उसके पास इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया।
तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दैट बैलून exert और एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू दैट वन। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। तो ये देखो बैलून था, अब मैंने क्या किया, उसको चिपका के देखा, नहीं चिपका, रब किया मैंने, और रब करने के बाद बैलून आपका दीवार पर चिपक गया। तो अब बैलून के पास कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी आ गई, एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी। उस प्रॉपर्टी का हमने क्या नाम दिया? चार्ज। और जो प्रोसेस की है मैंने ये बैलून को चार्ज करने के लिए, इसको मैं बोलूंगा चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो लिखेंगे हम इलेक्ट्रिफिकेशन, क्या एक डेफिनेशन आई है आपके पास में, याद रखनी, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वर्ड यूज होंगे आपको। इलेक्ट्रिफिकेशन या चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, प्रोसेस ऑफ चार्ज ए बॉडी इज नोन एज इलेक्ट्रिफिकेशन। और चार्जिंग इसी के बीच में आपको एक और एग्जांपल बता रहा हूं मैं। आपने भी शायद ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि आपके पास एक स्केल होता था प्लास्टिक का, और उसको आप अपने हेड पर, सर पर रब करने के बाद पेपर पीसीज उठाते थे। तो वही सेम थिंग है। तो वो पेपर पीसीज क्यों उठे? क्योंकि आपका क्या हो गया, जो स्केल था वो चार्ज हो गया, और उसके कारण वो पेपर पीसीज को उठाने लग गया। ठीक है। एक और फिनोमेना देखा होगा आपने, जब ड्राई वेदर होता है, ज़्यादातर सर्दियों में, जब हम वूली कपड़े पहनते हैं तो क्रैकल की साउंड सुनी होगी आपने, चट चट की आवाज़ सुनी होगी, या कई बार आपको स्पार्किंग भी देखने को मिल सकती है। तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का ही एग्जाम्पल है, लेकिन इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। एक बॉडी चार्ज है, जब वो अपना चार्ज दूसरी मतलब न्यूट्रलाइज होती है या दूसरी के पास ट्रांसफर होता है, तो आपको लाइट दिख सकती है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ डिस्चार्ज ऑफ चार्ज फ्रॉम एनी बॉडी। ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल, जैसे कि आपने आपके घर में जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंस को चलाते हैं, तो जो स्विचेज होते हैं, आपको एक आध बार फील हुआ होगा कि आप जब ऑन या ऑफ करते हैं तो वहाँ पर एक आपको लाइट सी दिखाई देगी। वो प्रोसेस भी क्या होती है? डिस्चार्जिंग। ठीक है। उधर भी क्या होता है? डिस्चार्ज होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर। जो आपकी एक और प्रोसेस है जो मोस्ट कॉमन है, जैसे थंडरिंग होती है तो बिजली कड़कती है, तो वो प्रोसेस भी किस चीज़ की है? डिस्चार्जिंग की। ठीक है। तो आपने दो चीज़ पढ़ी है, इलेक्ट्रिफिकेशन अब तक, और किसी बॉडी को चार्ज, जिस बॉडी के पास वो देखो वो स्ट्रेंथ आ गई है, जैसे बैलून उसके साथ चिपक गया, तो उसको बोलेंगे हम चार्ज बॉडी। ठीक है। और दूसरी जो चीज हमने पढ़ी है डिस्चार्जिंग की, ये। अब थोड़ा सा और जो आपकी बुक्स में एग्जांपल दे रखे हैं उनको लेके चलते हैं। जैसे कि जब आप एक ग्लास रोड को लेते हैं, मैंने पहले बताया था कि दो ग्लास रोड को दो सिल्क के साथ रब करने के बाद ग्लास रोड और ग्लास रोड एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सिल्क और सिल्क एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसी तरीके से हमने क्या लिया, एक पिथ बाल ली। पिथ बाल क्या होती है? जैसे कि फोम की छोटी छोटी बॉल सी होती है। ठीक है। ये मान लो आपके पास ग्लास रोड है और एक आपके पास कपड़ा है सिल्क का, मैं मान लेता हूँ ये आपका सिल्क का कपड़ा है, और ये क्या है? आपकी ग्लास रोड है। मैंने रब की, तो रब करने के बाद हमको पता है कि इनके पास वो स्ट्रेंथ हो गई, ये फोर्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये दोनों बॉडी को क्या बोल सकता हूँ मैं? चार्ज बॉडी बोल सकता हूँ। मैंने पिथ बाल ली और पिथ बाल को एक पिथ बाल को इसके साथ टच कराया, एक पिथ बाल को इसके साथ टच करवाया। टच करवाने के बाद मैंने दोनों पिथ बाल को देखा कि थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूँ इस चीज़ को। जो पिथ बाल आपने एक ग्लास के साथ रब करवाई और एक सिल्क के साथ रब करवाई, तो मैं देखूंगा कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है। फिर आप क्या लो कि आपके पास दो पिथ बॉल है, दोनों को ना आप सिल्क के साथ रखो, सिल्क के साथ टच में करवाओ, और टच में सिल्क के साथ टच करवाने के बाद ये दो पिथ बाल थी, ये फर्स्ट केस मान लेता हूँ मैं, ये सेकंड केस मान लेता हूँ। सिल्क के साथ में टच करवाने के बाद ये पिथ बाल क्या होती है? फोम की बॉल्स होती है।
तो वो टच आने के बाद में ना उनमें जो भी सिल्क के पास चार्ज है वो आ जाता है उसके अंदर। तो मैंने देखा एक दूसरे को क्या करती है, रिपेल करती है। इसी तरीके से मैंने क्या देखा कि जब मैंने दो पिथ बॉल्स ली अलग और रब करने के बाद ग्लास के साथ टच करवाई, और टच करवाने के बाद में ये आपकी ये ऐसी रखी, ग्लास के साथ करवाई है, मैंने देखा ये फिर भी रिपेल करती है। क्या करती है? रिपेल करती है। इधर से अपने को ना एक आइडिया आता है कि भाई ठीक है, हमको पता लग गया कि ग्लास पर भी चार्ज आ गया, सिल्क पर भी चार्ज आ गया, दो ग्लास की रोड चार्ज के बाद में एक दूसरे को रिपेल करती है। लेकिन सेम एक आपने लटकाया है सिल्क क्लॉथ और एक लटकाई है आपने ग्लास की रोड, तो मैं देखूंगा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आपके पास क्या है कि मान लो दो ग्लास रोड है, ये कुछ ऐसी लटकी थी विदाउट चार्जिंग, और चार्जिंग के बाद मैं देखूंगा कि इनका जो डिस्टेंस है बीच में वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इधर से अपने माइंड में क्या आता है कि हाँ चार्ज तो है, लेकिन वो चार्ज एक प्रकार का नहीं है, दो प्रकार का चार्ज हो सकता है। वो दो प्रकार का कैसे, थोड़ा सा और समझते हैं इस चीज को। एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं हम कि आपके पास है प्लास्टिक और कैटफर। क्या है आपके पास? कैटफर, बिल्ली की खाल और प्लास्टिक की रोड। ये प्लास्टिक की रोड है, ठीक है। आपके पास एडवांस में क्या है, जो पिछला एग्जाम्पल है, आपके पास चार्ज्ड है ग्लास रोड, और ग्लास रोड के साथ हमने क्या लिया था, सिल्क या वूल, ठीक है। ये आपके पास एडवांस में है क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले कर लिया है। अब इनका करके देखते हैं। तो जब मैंने इसके साथ ये रब किया, मैंने देखा ये भी पेपर पीसीज को उठा लेता है, ठीक है। आफ्टर रबिंग मैंने देखा कि प्लास्टिक और ग्लास की रोड में अगर एक साथ लेता हूं तो इनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। मान लो ये प्लास्टिक है, ये ग्लास है, और आपने ये दो रोड लटका दी। लटकाने के बाद मैं देखूंगा कि ये कुछ ऐसी हो जाएगी अलाइनमेंट इनका, मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। सेम चीज मैं अगर लेके चलूं कि कैटफर और ग्लास एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। तो इधर से एक और चीज अपने दिमाग में आई कि मटेरियल अलग होने से भी चार्ज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कि हमने देखा था भाई ग्लास को रिपेल कर सकता है या सिल्क को रिपेल कर सकता है, लेकिन ग्लास प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर रहा है, कैटफर ग्लास को रिपेल कर रही है। तो इधर से ये दिमाग में आता है कि ग्लास का मटेरियल था तो एक दूसरे को रिपेल कर रहा था, इसका मतलब इन दोनों में कोई सेम चार्ज था, ठीक है भाई। लेकिन कैटफर और ग्लास भी एक दूसरे, मटेरियल अलग है लेकिन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब मटेरियल अलग है लेकिन जो चार्ज है इनके पास वो सेम है। वो चार्ज क्या है? सेम है। प्लास्टिक और ग्लास, अब पहले हमने क्या देखा था कि जो आपकी सिल्क या वूल है वो ग्लास रोड को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। लेकिन हमने देखा कि प्लास्टिक और ग्लास क्या है, आपका अलग मटेरियल है और अट्रैक्शन कर रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब प्लास्टिक में जो चार्ज है वो अलग है और ग्लास में जो चार्ज है वो क्या है, आपका अलग चार्ज है। तो थोड़ा सा और समझते हैं। तो इधर से ये आइडिया आया कि ये चार्ज एक नहीं दो प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। दो प्रकार के, और इसी प्रॉपर्टी को की डिफरेंशिएट करती है टू चार्जेस के बीच में, उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं पोलरिटी। इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। पोलरिटी क्या होती है, एक बार दोबारा, कि दैट प्रॉपर्टी विच डिफरेंशिएट बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। पोलरिटी द property which differentiate between two types of charges known as polarity, known as
जो हमने पीछे डिस्कस किया है, इनसे अपना क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है कि चार्जेस दो टाइप के हैं। जो लाइक चार्जेस है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस है एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। या मैं बोल सकता हूँ हमने क्या किया था, इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। तो यह बोल सकता हूँ मैं इलेक्ट्रिफिकेशन भी आपके दो टाइप के हैं, वही सेम लाइक रिपेल और अनलाइक चार्जेज है या अनलाइक इलेक्ट्रिफिकेशन एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो एक और थोड़ा सा और मज़ेदार कि आपने रब किया प्लास्टिक को कैटफर के साथ, ग्लास को किसके साथ बोलो, सिल्क या वूल के साथ। ठीक है भाई, मेरे दिमाग में क्या है कि जो ग्लास की रोड है चार्ज्ड है, प्लास्टिक की रोड भी क्या है, चार्ज्ड है। प्लास्टिक की रोड भी फोर्स लगा रही है, ग्लास की रोड भी फोर्स लगा रही है। मैंने क्या किया, दोनों को एक साथ ले लिया। ठीक है भाई, और साथ लेने के बाद भी मेरे दिमाग में क्या आ गया कि अब तो दोनों, जैसे कि ये है आपके पास प्लास्टिक, ग्लास है, ये भी देखो फोर्स लगा रहा है, ग्लास को सिल्क के पास लेके गए अट्रैक्ट कर रहा है, प्लास्टिक को कैटफर के पास कर लेके गए अट्रैक्ट कर रहा है। मैंने देखा कि ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, और दोनों को मिला दिया मैंने। और मैंने देखा, मैं सिल्क के पास लेके गया, मैंने देखा अट्रैक्ट या रिपेल कुछ भी नहीं किया। प्लास्टिक को कैटफर के साथ लेके गया, अट्रैक्ट रिपेल कुछ नहीं किया। और कुछ दूसरी ग्लास रोड के पास या दूसरे प्लास्टिक रोड के पास लेके गए तो उधर भी कुछ नहीं किया। तो अभी देखो हमारी नॉलेज क्या कहती है कि देखो इसमें भी कुछ है, एक क्वांटिटी ये है और एक क्वांटिटी ये है, दोनों को मिला दो तो क्या हो जाएगी, या तो वो कम हो जाएगी या क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ऐड होने के बाद में देखो फॉर एग्जांपल 2 kg मास है, 3 kg मास है, मिक्स कर दो, मिला दिया कुछ ना कुछ, और तो आपके पास कितना आएगा, 5 kg है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, इसके पास भी कुछ है प्रॉपर्टी है, इसके पास भी कुछ प्रॉपर्टी मिलने के बाद एक दूसरे को क्या कर रही है, न्यूट्रलाइज कर दिया एक दूसरे को। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डिस्चार्जिंग या न्यूट्रलाइजिंग, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। तो डेफिनेशन उधर हो गई थी। तो इधर से अब देखो अपने पास में एक ब्रांच स्टडी की क्या है, मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी तो ऐसा ही होता है, +5 है -5 है, मिलके कितना हो गया, 0। ठीक है, तो इधर से ही देखो जो इसका नोमेनक्लेचर किया था चार्जेज का, वो किया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इसी कॉन्सेप्ट के साथ उन्होंने, ग्रेट पर्सन थे वो एक, तो उन्होंने अपने नाम से भी तो दे सकते थे वो, जो उनका नामकरण है, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया कि एक चार्ज को नाम दिया पॉजिटिव और एक चार्ज को नाम दिया नेगेटिव। वो उनकी मर्जी थी कि पॉजिटिव वो कौन से चार्ज को बोले, मतलब ग्लास वाले को पॉजिटिव बोले, सिल्क वाले को, कैटफर को, प्लास्टिक को वो है। तो बाय कन्वेंशन, कुछ मतलब लॉजिक नहीं था इसके बीच में, जो उनको अच्छा लगा वो किया। उन्होंने ग्लास पर जो फोर्स था उसको पॉजिटिव माना, सॉरी फोर्स नहीं, चार्ज, ग्लास का चार्ज उन्होंने क्या माना, पॉजिटिव। तो सिल्क का ऑटोमेटिक क्या होगा, नेगेटिव। सिल्क और प्लास्टिक एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे, तो ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और प्लास्टिक और कैटफर अट्रैक्ट कर रहे थे, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये तो थी स्टोरी आपके चार्ज के बारे में, बेसिक इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपको, पहुँच पा रहा हूँ मैं आपको आप तक। तो आगे चलते हैं हम थोड़ा सा और इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इंटरेस्टिंग। हाँ, एक और चीज, कोई बॉडी चार्ज है या नहीं है इसका हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए एक डिवाइस है जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। जैसे आपने नाम सुना होगा माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कुछ ऐसा। स्कोप का मतलब देखना या डिटेक्ट करना किसी चीज को। तो इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इट इज डिवाइस दैट डिटेक्ट एंड टेल अस पोलरिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, विच टाइप ऑफ चार्ज ऑन दैट ऑब्जेक्ट। पोलरिटी आप समझ ही गए, पोलरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव है या नेगेटिव, वो प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोस्कोप हमको ये भी बता सकता है कि
फलाने ऑब्जेक्ट पर, ए ऑब्जेक्ट पर पॉजिटिव चार्ज है या वो बॉडी चार्ज है या नहीं है। तो आपके जो सिलेबस में है वो है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, जैसे नाम में ही है, ठीक है। तो फिजिक्स की कुछ चीजें, जैसे आपने एक कहावत सुनी होगी, नाम में क्या रखा है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर चीजें ऐसी है जिसके नाम में सब कुछ रखा है। तो जैसे कि आपके पास क्या है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब समझ गए, गोल्ड लीफ को समझ लेते हैं। अब देखो, इससे पहले थोड़ी सी चीज और समझ लेते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, या मैं बोलूं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, फिर थोड़ा समझ में आएगा। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, या मेटल्स नॉन मेटल्स तो छोड़ो, कंडक्टर इंसुलेटर है जो अपना टॉपिक है मेन। तो कंडक्टर्स वो होता है भाई जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज को फॉलो करा दे। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी सोचा है, जैसे आपने जो बेसिक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको, आपने वो एक्सपेरिमेंट किया है, प्लास्टिक का स्केल लेके सर पर वो क्या किया हमने, रब किया, और रब करने के बाद पेपर पीस उठा लिए। इस एक्सपेरिमेंट को आपको दोबारा करना है, लेकिन करना है अब की बार मेटेलिक स्केल से। क्या करना है, मेटेलिक स्केल से। मेटेलिक स्केल से आप जब करोगे तो आप ये देखोगे कि आपका एक्सपेरिमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो मेटेलिक स्केल है वो आपका कंडक्टर है, और कंडक्टर्स में ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे मैंने ये रब किया और रब करने के बाद में यहाँ पर चार्ज बन गया, और अगर ये कंडक्टर है तो वो चार्ज फॉलो कर जाएगा पूरी बॉडी में, ठीक है, फॉलो कर जाएगा। एक्सपेरिमेंट अपना क्यों नहीं हुआ मेटेलिक स्केल के साथ? क्योंकि आपने इसको पकड़ रखा है। क्या कर रखा है आपने? इसको पकड़ रखा है। आपने पकड़ रखा है, तो इसका क्या लॉजिक इसके पीछे? क्योंकि आपकी जो बॉडी है वो भी एक कंडक्टर है, तो वो चार्ज कहाँ चला गया? आपकी बॉडी के अंदर, और आपकी बॉडी के थ्रू कहाँ पर चला गया? अर्थ के अंदर। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर, आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। लेकिन प्लास्टिक का स्केल था आपके पास, तो आपने देखा कि वो नॉन कंडक्टर है, चार्ज बना इतना से एरिया में, तो उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है कि वो चार्ज अगर इधर ही बना है तो वो अपने आप इधर से इधर नहीं आ सकता। लेकिन मेटेलिक स्केल लिया था आपने जब, तो वो चार्ज इधर से इधर आ गया, इधर से आपके हैंड में जाके अर्थ में ट्रांसफर हो गया। तो बॉडी तो चार्ज हुई नहीं, तो वो पीसीज कैसे उठा सकती है? लेकिन आपके जो प्लास्टिक का स्केल है उधर क्या हुआ था, ये इतना ऐसा चार्ज हो गया, चार्ज आगे पहुंचा नहीं, तो स्ट्रेंथ है इसके अंदर, स्ट्रेंथ है तो वो पेपर पीस उठा लेगा, सिंपल सी बात है। तो प्लास्टिक क्या है, एक नॉन कंडक्टर ऑब्जेक्ट है, या इंसुलेटर बोल देते हैं हम, और कंडक्टर जैसे कि मेटल है। मेटेलिक स्केल का हमने एग्जांपल लेके देखा। तो कंडक्टर की डेफिनेशन आप देखेंगे कि दोज मटेरियल विच कैन फॉलो इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू इट। फॉर एग्जांपल, सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर, एल्यूमिनियम, कॉपर, जितनी भी मेटल्स है कंडक्टर्स में आती है। इंसुलेटर्स में जैसे आपकी सूखी हुई लकड़ियां हैं, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ठीक है, माइका है कुछ। और इनके बीच में एक और कैटेगरी आती है सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या है कि कुछ एक गुण कंडक्टर्स के होते हैं और कुछ एक प्रॉपर्टी इंसुलेटर्स के होते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो एक कंडक्टर की जैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी का यूज करके हमने इलेक्ट्रोस्कोप बनाया है, ठीक है, ठीक है भाई। अब देखते हैं इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? अगर आप, ये कंडक्टर है, ठीक है भाई, और इधर आपने इसको चार्ज दे दिया 5 कुछ भी, और ये 5 का 5 चार्ज क्या हो जाएगा, पूरी बॉडी पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मान लो 5 पॉजिटिव चार्ज दिया आपने, ठीक है। लेकिन एक ये कंडक्टर है, अगर इंसुलेटर होता तो आपने चार्ज दिया इसको 5, तो ये 5 का 5 इधर ही पड़ा रहेगा इस कॉर्नर में। समझ में आ गई बात? ठीक है। अब क्या करते हैं, हाँ, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ रहे थे।
तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप में क्या होता है कि आपके पास 2 लीफ होती है कुछ इस तरीके से। ड्राइंग वैसे मेरी खास नहीं है, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से 2 लीफ लगी होती है और ये कनेक्ट होती है एक रोड से, मेटेलिक रोड से। गोल्ड देखो, गोल्ड क्या है, गुड कंडक्टर है। और इधर आप एक मेटेलिक बॉब लगा सकते हो या एक डिस्क लगा सकते हो, ठीक है। या मैं इसको, अगर हम इसको सामने से देखेंगे कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है भाई। मतलब ये ऐसे होता है थोड़ा सा, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, ये लेकिन थोड़ा ये नीचे की तरफ ऐसे होता है, ऐसे दिखाई देगा आपको सामने से, ठीक है। और ये जो मूवमेंट होगा, अगर बॉडी चार्ज होगी तो ये आगे पीछे हो सकती है। अब हमने चेक करना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर एग्जांपल आपके पास कोई रोड है, ग्लास की है, ठीक है, ग्लास की है या किसी भी प्लास्टिक की रोड लगा लो, कुछ भी, हम मान के चलते हैं कि आपके पास ग्लास की रोड है और ग्लास की रोड को मैंने इसके साथ टच किया, ठीक है। या हमको नहीं पता ये इस पे किस चीज़ की रोड है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कुछ भी, कोई ना कोई तो चार्ज है। और एक ही पोलरिटी का रह सकता है, एक ऑब्जेक्ट पर एक ही पोलरिटी का चार्ज रहेगा। फॉर एग्जांपल इसके पास 3+ चार्ज है, 2- चार्ज है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा इसका, 1। तो अल्टीमेटली क्या रहेगा, एक ही पोलरिटी रहेगी वो ऑब्जेक्ट पर, और कुछ ना कुछ चार्ज है इसके साथ, हम इसको टच कराएंगे, ठीक है। टच कराने के बाद में कुछ ना कुछ इसका चार्ज इसमें चला जाएगा। और ये मेटेलिक बॉब बताया था मैंने, मेटेलिक बॉब में क्या होता है कि मेटल्स की या कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी होती है कि आपका चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा नीचे तक, इधर से इधर जाएगा और इधर से इन फॉइल्स में, गोल्ड लीफ्स में या गोल्ड की फॉइल्स होती है, बिल्कुल पतली सी पत्ती, जैसे कि आपने देखा हो पेपर से भी पतली होती है। जो मिठाइयाँ देखी है उनके ऊपर एक रैपर सा लगा होता है, जस्ट लाइक दैट। तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा तो एक ही पोलरिटी है, अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, डिस्टेंस इनके बीच में कम होता है। तो पॉजिटिव इस लीफ में भी पॉजिटिव है, इस लीफ में भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे तो जो इनकी पोजीशन है ये हो जाएगी, पहले की पोजीशन ये थी और अब पोजीशन इनकी ये होगी। इसका मतलब हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट हमने इसके साथ टच करवाया है वो इलेक्ट्रिक चार्ज्ड है। अगर मान लो ये लीफ की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होती, इसका मतलब वो चार्ज नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ही पतली फॉइल होती है, तो इसके लिए, इसके बचाव के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक प्लास्टिक के जार में बंद कर देते हैं, ठीक है। नाम लिख देते हैं इनका, क्या ये मेटेलिक बॉब है, या एक डिस्क भी लगा सकते हैं हम इधर, मेटेलिक रोड है ये क्या है भाई, दोनों की दोनों क्या है, गोल्ड फॉइल। ये क्या आपका ग्लास जार है। तो ये था आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। और या चार्जिंग ऑफ ए बॉडी, किसी ऑब्जेक्ट को इलेक्ट्रीफाई करना है, चार्ज करना है, तो आपके पास क्या क्या मेथड है। एक मेथड हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, वो है रबिंग, या इसको बोल सकते हैं हम फ्रिक्शन। दो ऑब्जेक्ट लिए, रब कर दिए हमने, ठीक है। रबिंग जैसे ग्लास और सिल्क या वूल का एग्जाम्पल लिया था हमने, और स्केल का और अपने सर का एग्जाम्पल लिया था, तो वो चार्जिंग बाई क्या कहलाती है, रबिंग। सेकंड जो मेथड है वो आपका है कंडक्शन। कंडक्शन वर्ड आपको याद आया है तो +1 क्लास में थर्मोडायनेमिक्स में भी यूज हुआ ये वर्ड।
तो इसी तरीके से कंडक्शन का मतलब क्या होता है, जब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या बाई कॉन्टैक्टिंग, क्या आपके पास ये कंडक्टर है, लेकिन एक और बात है, कंडक्शन से आप क्या इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रिफिकेशन कर सकते हैं दो कंडक्टर्स के बीच ही। रबिंग में आप कंडक्टर नॉन कंडक्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आपके पास ये कंडक्टर ए है, इसके पास +5 चार्ज है या 6 चार्ज लगा दी। ये आपका कंडक्टर बी है, इसके पास चार्ज है वो 0 है, नेट चार्ज क्या है इसका 0, और इसका जो नेट चार्ज है वो +5 कोलम लगा लेते हैं। कोलम इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट होती है, आगे डिस्कस करेंगे। बी को हमको इलेक्ट्रीफाई करना है, चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे। ये ए है, ये बी है, ठीक है। मिलाने के बाद ये प्लस 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 +5 +6 मान लेते हैं हम, एक बार थोड़ा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। मिलाने के बाद मैं देखूंगा कि कंडक्टर में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो होने की परमिशन देता है, तो ये चार्जेज इसके अंदर भी ट्रांसफर हो जाएंगे। तो ये चार्ज क्या इसके अंदर सारे के सारे इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे? नहीं, जब तक ये बैलेंस हो जाएगा ना तब तक। जैसे 6-23 में 3 इसके अंदर रह गए, इसका नेट चार्ज 0 था, तो इसके अंदर इसका 3 हो गया, इसका 3 हो गया। अब इन दोनों को उठा लेंगे, अलग अलग कर देंगे, तो आपकी बॉडी जो जिसका नेट चार्ज पहले 0 था, अब उसका नेट चार्ज कितना हो गया है 3 कूलम हो गया है। और इसका जो बॉडी ए थी उसका भी नेट चार्ज कितना हो गया है 3 कूलम हो गया, ठीक है। तो ये जो मेथड है आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का, वो है बाई कंडक्शन या बाई कॉन्टैक्टिंग टू कंडक्टर्स। थर्ड जो मेथड है आपका वो इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता कई बार एग्जाम में, इंडक्शन। थर्ड क्या है, इंडक्शन। एंड इंडक्शन या विदाउट कॉन्टैक्ट। हम क्या करेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपके पास चार्ज रहेगा और बिना दूसरे ऑब्जेक्ट को टच किए उसको भी चार्ज कर देंगे, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, समझते हैं एक एग्जांपल के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास ऑब्जेक्ट ए है, या स्फेरिकल मान लो, कुछ भी मान लो, इसके पास चार्ज है पॉजिटिव, प्लस चार्ज। ये ऑब्जेक्ट है बी, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ये क्या है न्यूट्रलाइज है। अपन को इसको मान लो कि नेगेटिवली चार्ज करना है इस ऑब्जेक्ट को, तो नेगेटिवली चार्ज करना है या पॉजिटिवली चार्ज करना है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो फॉर एग्जांपल आप इसको क्या मानोगे, फॉर पॉजिटिव चार्ज ही बनाते हैं इसको, देख कैसे करते हैं, या नेगेटिव मान लो, कुछ भी। ये अपना जो मोटो है ये है कि अपन को ये पॉजिटिवली चार्ज करना है। तो क्या करेंगे हम, इनको बिल्कुल ही नज़दीक, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि आप इनको बिल्कुल पास ले आएंगे लेकिन एक दूसरे से टच नहीं करेंगे। तो टच नहीं करेंगे तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो, हाँ थोड़ा सा मैं बताना भूल गया हूँ आपको पीछे, कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका नेट चार्ज 0 है, नेट चार्ज क्या है 0 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज है, लेकिन नेट चार्ज 0 का मतलब क्या है, इसके पास अगर 10 पॉजिटिव है तो 10 ही नेगेटिव चार्ज है। तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, डिस्चार्ज कर देंगे या न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो इसके पास चार्ज है लेकिन टोटल जो चार्ज है इस ऑब्जेक्ट का वो क्या है आपका 0 है। तो अब देखो कि इसके जो पॉजिटिव चार्ज है इस ऑब्जेक्ट के पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल कर देगा,
और नेगेटिव को अपने पास क्या कर देगा, अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। अब हम कर देंगे इसकी अर्थिंग। इस तरफ से मैंने क्या कर दिया इसका, अर्थिंग। अर्थिंग या ग्राउंडिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या होती है कि मैंने पहले ही बताया था कि जो आपकी अर्थ है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो अर्थिंग और ग्राउंडिंग क्या है, प्रोसेस है एक जिसके साथ हम अपने इलेक्ट्रिक चार्ज को शेयर करते हैं अर्थ के साथ में। तो द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विद अर्थ इज नोन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग। क्या है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज with earth is known as grounding। तो ये चीज करेंगे हम इसको क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। थोड़ी सी शाइन डाल लेता हूं मैं। ग्राउंड करने के बाद जो आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, सारा का सारा अर्थ में चला जाएगा। तो इसको हम लेफ्ट साइड से अर्थिंग करेंगे। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी आपको। ये कर दिया हमने इसका यहाँ पे अर्थिंग। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सारे के सारे अर्थ में चले जाएंगे। ये अर्थिंग का सिंबल होता है। अब क्या करेंगे, हम इसको हटा लेंगे और ये नेगेटिव तो इधर चले गए और ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए था ये बी है, बी को हमने पॉजिटिव चार्ज करना था, इसको अब दूर ले जाएंगे तो आपका बी का कुछ और ग्राउंडिंग भी हटा देंगे। तो बी में ये पॉजिटिव चार्ज पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाएंगे। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट बी है वो भी क्या हो गया, विदाउट एनी कॉन्टैक्ट के हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। इसकी डेफिनेशन भी ये लिखेंगे, इंडक्शन इज प्रोसेस ऑफ इंडक्शन इज प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। यही इंडक्शन की डेफिनेशन है। अब थोड़ा सा बेसिकली चार्जिंग के बारे में और थोड़ा सा, मैं आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अब चलते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी की तरफ। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या बोलती है, इलेक्ट्रॉन वर्ड आपने सुना ही होगा। जे थॉमसन ने इसकी खोज की थी। 9th क्लास में आपने स्टडी की होगी इस बात की, +1 में भी पढ़ा होगा। तो उधर आपने एटम एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है बहुत सारी, रदरफोर्ड की पढ़ी है, जे थॉमसन की पढ़ी होगी, बोर मॉडल भी पढ़ा होगा आपने। तो अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल लेके चलते हैं हम कि कोई भी आपके पास एटम है या मॉलिक्यूल है, एटॉमिक लेवल पर हम बात करते हैं तो क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक एटम है सोडियम का या किसी चीज़ का ले सकते हो आप। सोडियम का एटम ले लिया हमने। सोडियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है, सोडियम का सिंबल है नहीं, एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। एटॉमिक नंबर 11 का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो कितने हैं, 11 है। और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। और उनको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है कि ये आपके पास होता है एक न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, ठीक है। और ये चारों तरफ क्या होते हैं आपके ऑर्बिट्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे रहते हैं और मूव करते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 कितने बच गए, 2 10 11। टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इन द न्यूक्लियस एंड नेगेटिव चार्ज कैरिंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से अप्रोक्सीमेटली 2000 टाइम्स लेस होता है, एग्जैक्टली 18
37 1837 गुना कम होता है मास इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है एटम का सारा, और प्रोटॉन के पास क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कुछ इस तरीके से मूव करते हैं। अब देखो कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं कि जिनका जो, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है प्लस, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को या इस इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। ठीक है, पकड़ के रखता है तो ये इधर से हिल नहीं सकता, ये नहीं हिल सकता। आगे हम कोलम्बिक लॉ पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो उसमें हम देखेंगे कि चार्जेज मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स विच इज बिटवीन ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, तो वो जो डिपेंड करेगा ना, वो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है, दो मासेज के बीच में जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना कम ही फोर्स लगेगा, तो सेम चीज़ इधर ही। तो ये फोर्स इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन का जो फोर्स है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, इससे कर लो या इससे कर लो। ठीक है, तो एक एटम में ना एक आध इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जिसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में एक या उससे ज़्यादा कम होता है। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के, मतलब जब मैं रब करूंगा बाहर आ जाता है इस ऑब्जेक्ट से। इस ऑब्जेक्ट से अगर ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया तो ये एक आयन बन जाएगा, और आयन कौन सा आयन बनेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये इधर, इसको बोलेंगे हम फ्री इलेक्ट्रॉन। अब देखो, पहले सोडियम के पास 11 ही प्रोटॉन थे, इधर लिखता हूं मैं 11 प्रोटॉन, 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, नेट चार्ज था 0। अब जो कंडीशन है, प्रोटॉन 11 है, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जो नेट चार्ज है वो आपका कितना आ गया, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, +1। किसकी बात है ये, इधर। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रॉन किसी ऑब्जेक्ट पर बैठ गया आके, ये ऑब्जेक्ट, इसका नेट चार्ज था पहले 0। नेट चार्ज का देखो, जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट में बताया था कंडक्शन पढ़ते वक्त, सोडियम का पहले नेट चार्ज क्या है, 0। क्यों, इसका मतलब क्या है, इसके पास चार्ज नहीं है। आंसर है चार्ज है, लेकिन चार्ज है इक्वल, 11 इलेक्ट्रॉन है 11 प्रोटॉन है। और हमने ये भी समराइज किया है, पीछे पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना वो सेम होता है। तो ये 0, सोडियम पर कितना चार्ज आ गया अब, +1, और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया इस ऑब्जेक्ट पर जिसका नेट चार्ज 0 था। नेट चार्ज 0, फॉर एग्जांपल मैं ये मान लेता हूँ कि इसके पास 5 प्रोटॉन थे और 5 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन आने के बाद में इसके पास 5 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। नेट चार्ज इसका कितना हो गया, -1। ठीक है, तो इधर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है आपको। देखो, जिस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन निकला है, ठीक है, उसके पास चार्ज क्या आया है, पॉजिटिव, और जिस पर गया है वो चार्ज, उस पर चार्ज क्या रहेगा आपका, नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, एक बार दोबारा, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाएंगे उस चार्ज पर उस ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज रहेगा वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जिस पर वो जाएगा निकलकर दूसरे पे किसी पे बैठ जाएगा, उसका जो चार्ज रहेगा वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। ठीक है, तो हम जब रबिंग करते हैं ना, यही होता है। ये क्या है आपका, कुछ भी है, ग्लास है, सिल्क है, ये रब करना स्टार्ट किया। रब करने के बाद मैं क्या देखता हूं कि ग्लास के कुछ इलेक्ट्रॉन उठ के सिल्क पर आ गए, तो जिस पे से उठ के आए हैं वो पॉजिटिव, और जिस पर गए हैं वो नेगेटिव। अब देखो, जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना, वो होता है -1.602192 कोलाम। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, समथिंग इतना होता है, लेकिन हम रफली इसको 1.6 आगे भी होता है ये 10⁻⁻19 कोलाम, और इसको हम इतना ही ट्रीट करते हैं न्यूमेरिकल्स में, कोलाम। ये जो कोलाम क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज की SI यूनिट है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अगर 1 कोलाम चार्ज लूँ तो लगभग उसमें
6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज होता है। एक कूलाम पर अगर एक कूलाम इकट्ठा कर ले हम इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में, तो आपके पास लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो जाएंगे। तो कूलाम है ना, बहुत बड़ी यूनिट है इलेक्ट्रिक चार्ज की। ज़्यादातर हम यूज करेंगे हम माइक्रो कूलाम या मिली कूलाम। माइक्रो कूलाम आपने पढ़ा ही होगा, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 कूलाम और मिली का मतलब 10⁻⁻3 कूलाम रहता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये रहता है। जिस पर से जाएगा इलेक्ट्रॉन, वो जिस पर से जाएगा पॉजिटिव, जिस पे जाएगा नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब देखो पॉजिटिव क्यों नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जाएगा दूसरे में। चार्ज तो बॉडी तब भी हो सकती है कि एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन के पास चला जाए, लेकिन बात क्या है कि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में जो फोर्सेज होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियर फोर्सेज पढ़े हमने, 4 टाइप के फोर्सेज पढ़े +1 क्लास में। बेसिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्सेज एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज। तो न्यूक्लियर फोर्सेज क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर के फोर्सेज, और वो और भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, 10⁻2 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो उनसे भी 100 गुना या 10 गुना बड़ा रहता है। तो ये फोर्स, तो प्रोटॉन को बाहर जाना इम्पॉसिबल है एक तरह से। तो हमने पता है कि नेचर में सारी चीज कौन सी होती है जिसमें हमको कम एनर्जी लगे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने में कम एनर्जी लगती है, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना कि प्रोटॉन। तो याद रखना है, कभी भी कोई बॉडी ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ना कि प्रोटॉन ट्रांसफर करेगा। तो रूट क्या निकल के आया, कोई भी ऑब्जेक्ट चार्ज होगा तो उसका कारण क्या रहेगा। तो आंसर है कि उसके अंदर या तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे या उसके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो विच पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग और इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो वेरी सिंपल, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, बार बार मैं क्यों बोल रहा हूं, ये फिगर आपको याद रखना है। आगे जब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज की, तब उधर पढ़ेंगे, तब ये काम आएगा, अपने न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा। ठीक है भाई, थोड़ा सा और, जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, और जिस ऑब्जेक्ट पर इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होगा। इसी चीज को एक दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं हम, वर्क फंक्शन की लैंग्वेज में। आपकी बुक्स में लिखा होगा वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन को ना कुछ ऐसी ये त्रिशूल टाइप का सिंबल होता है, इससे डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन वो होता है कि मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगती है उसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। फॉर एग्जांपल, आपके पास ये मटेरियल है और इस मटेरियल से आपको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो आपको एनर्जी चाहिए 3, कम से कम कितनी चाहिए 3। अगर मैं इसको 2.99 एनर्जी भी देता हूं तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, और जब मैं इसको 3 एनर्जी दे दूंगा, देने के बाद 3 यूनिट एनर्जी लगा लो आप, 3 यूनिट एनर्जी के बाद ये इलेक्ट्रॉन आपका इजेक्ट आउट होके बाहर आ जाएगा। 4 देंगे तो क्या होगा, तो आंसर है इलेक्ट्रॉन तो आएंगे। क्या मैं 4 एनर्जी को इसका वर्क फंक्शन बोलूंगा, आंसर है नो। तो व्हाट इज द वर्क फंक्शन फॉर दैट मटेरियल, हमने क्या लेके चला था 3 यूनिट ऑफ एनर्जी, दैट कैन बी जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो मैनी यूनिट्स ऑफ एनर्जी यू कैन रीड। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to eject out an electron from
एन एटम। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी की जगह हम मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क भी लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क और एनर्जी क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। यूनिट पढ़ी होगी +1 क्लास में, एक डिस्क्रीट चैप्टर है आपका, वर्क एनर्जी एंड पावर, कुछ इस नाम से तो पढ़ा होगा जूल। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ वर्क और मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट, इजेक्ट का मतलब बाहर निकालना, एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, अब देखो वर्क फंक्शन की टर्म में जो हमने पीछे पढ़ा है उस चीज को हम क्या लिखेंगे या कैसे समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल ए, मटेरियल बी, ठीक है, इसका वर्क फंक्शन है 3, इसका वर्क फंक्शन है 5। मैंने एक दूसरे से रब करना स्टार्ट किया। रबिंग के बाद आपको पता है कि हीट जनरेट होती है दो सरफेसेस के बीच में। हीट जनरेट होगी तो कौन सी एनर्जी पहले पहुंचेगी, 3 एनर्जी पहले पहुंचेगी या इसका जो हमने माना था 5 पहुंचेगी। तो आंसर है हीट बढ़ना शुरू हो, 1 2 2.8 2.9 3 एनर्जी पहुंचने के बाद में किस ऑब्जेक्ट का मटेरियल पहले बाहर निकलेगा। तो आंसर है जिसका 3 होगा। 3 किसका था, इस चीज का, तो 3 है तो इसका इलेक्ट्रॉन उठ के इधर चला जाएगा, कांटेक्ट में है ये, इसका मतलब दोनों बॉडी क्या होगी, आपकी चार्ज बॉडी होगी। अब देखो समझेंगे किस तरीके से कि पिछला कॉन्सेप्ट क्या था, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा वो पॉजिटिव चार्ज होएगा। तो किसका इलेक्ट्रॉन निकला है, मार्कर के मटेरियल का, मार्कर के मटेरियल का इलेक्ट्रॉन निकला है तो पॉजिटिव चार्ज। इसका वर्क फंक्शन क्या है, लो है, इस हैंड के मटेरियल से जो भी हमने माना है लो है। तो जिसका लो वर्क फंक्शन है वो बॉडी कौन सी चार्ज होगी, आंसर है पॉजिटिव चार्ज होगी। इसका वर्क फंक्शन ज्यादा है 5, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के इसके पास ही तो जाएगा, ठीक है, और इसके पास गया तो इसका वर्क फंक्शन हाई है, तो ये बॉडी कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज होगी। तो वो ये बात याद रखनी है कि दैट मटेरियल विच हैव मिनिमम वर्क फंक्शन गेट चार्ज पॉजिटिवली एंड दैट ऑब्जेक्ट विच हैव मैक्सिमम वर्क फंक्शन गेट नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, एक और बात याद रखनी है, अगर इस यूनिवर्स में कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो रही है तो इसका मतलब कोई ना कोई वहां पे नेगेटिवली चार्ज भी हो रहा है, दोनों चार्ज एक साथ बनेंगे। ये नहीं हो सकता कि आप अकेला पॉजिटिव चार्ज बना सकते। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन या किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए कौन सा मटेरियल आपका जिम्मेदार है, रीजनेबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है, याद रखना है। इलेक्ट्रॉन का जो आपके पास चार्ज कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कोलम। ठीक है भाई, तो ये बात भी आप लिख सकते हो भाई, जिसके पास वर्क फंक्शन कम है वो नेगेटिवली चार्ज होगा, जिसके पास जिसके पास वर्क फंक्शन कम है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, और जिसके पास वर्क फंक्शन ज्यादा है वो नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है भाई, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होती है, अब थोड़ी ज़्यादा समझ में आएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर ड्यू टू विच इट दैट मैटर कैन exert or experience a force due to another charged matter। एक और बात, जो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज है ना वो मास पर डिपेंड करेगा। अब देखो हमने देखा कि चार्जिंग का रिस्पॉन्सिबल कौन है, इलेक्ट्रॉन है। ये ए है, ये बी है, इससे इलेक्ट्रॉन भाग गए, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए इससे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का मास आपको याद है 9.1 × 10⁻⁻31 kg के समथिंग है। ठीक है, अब देखो 5 इलेक्ट्रॉन इसके गए, इसका मास कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा। ठीक है, इसका मास कम हो गया और इसका मास क्या हो गया, ज़्यादा। तो जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर होगा कंपलसरी है वहां पर मास भी ट्रांसफर होगा। विदाउट मास ट्रांसफर इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके अपोजिट ट्रू है कि
विदाउट इलेक्ट्रिक चार्ज ट्रांसफर मास कैन बी ट्रांसफर। इसका एग्जाम्पल क्या है, घर में चाय है, चाय फीकी बन गई तो हमने क्या कर दिया, चीनी डाल दी उसके अंदर, चीनी भी न्यूट्रलाइज है, चाय भी न्यूट्रलाइज है, मास तो, लेकिन मास तो ऐड का हो गया, या मैं मास हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इलेक्ट्रिक चार्ज भी आएगा और इलेक्ट्रिक चार्ज भी निकलेगा साथ के साथ में। तो ये कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखना है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जहाँ पर भी ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पर मास ट्रांसफ़र भी होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या बोलती है, it is property of a matter due to which it is property of a charged matter due to which it exert, या वैसे मैटर भी लिख सकते हैं, दोनों ही बात है, क्योंकि एक चार्ज मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू अनदर मैटर। या इतना भी लिख सकते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट एक्सर्ट और एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इट। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन है।